गाइस, तो ये है आपका रिवीजन क्लास। जो आपका फर्स्ट पार्ट जो है आपको हिंदी का मैंने दे चुकी हूँ, उसमें आपको बताया गया है चैप्टर वाइज। अब सेकंड पार्ट का हम कर रहे हैं क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है, तो एक तरह से ये आपका रिवाइज होते चलेगा जी। और ये आपका 8 चैप्टर है, जो चैप्टर का नाम है अमरूद का पेड़। ओके, और ये किनके द्वारा लिखा गया? ज्ञान रंजन के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला हमारा पैसेज है इसमें कि घर के सामने अपने आप ही उगते और फिर बढ़ते हुए एक अमरूद के पेड़ को मैं काफ़ी दिनों से देखता रहा हूँ। यानी कवि के घर के सामने जो है एक अमरूद का पेड़ अपने आप बड़ा हुआ और अपने आप पैदा हुआ, अपने आप बड़ा हुआ, वो देखता रहा। केवल देखते ही नहीं, इसे देखने और भी चीज़ें जो है शुमार है। 3-4 साल में बड़े हो जाने, फूलने और फल देने के बाद भी उसकी ऊंचाई गंधराज या हरी सिंगार के पेड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ी। यानी वो बड़ा नहीं हुआ, फलता फूलता रह गया। लेकिन शुरू में तो परिवार के सभी लोग उसके प्रति उदासीनता ही रखी। मतलब शुरू में सब मतलब क्या है, पेड़ के प्रति उदासीनता ही दिखा रहे थे। कहूँ लापरवाही बरती तो गलत नहीं होगा, मतलब कहीं लापरवाही बरती तो गलत तो नहीं होगा। राम भरोसे पेड़ जब बड़ा हो गया है और हमारे मकान का फ्रंट जब भरा भरा लगने लगा, तो सबसे पहले बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका कि पश्चिम की तरफ एक मकान का मुखड़ा हो और सामने ही अमरूद का पेड़ हो तो राम राम बड़ा अशुभ होता है, ये उन्होंने कहा। फिर आगे क्या हुआ? अम्मा के चेहरे पर थोड़ा सा भय अपने कुनबे के लिए आया, पर मुझे विश्वास था कि इन सब बिछड़े ख्यालों का हमारे घर में गुजर नहीं सकेगा। यानी कि यहाँ पर एक अमरूद का पेड़ जो है खुद से बड़ा हुआ, खुद से पला, ये राम भरोसे सारा चीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी जो है, यानी बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी जो है, उन्होंने एक दिन टोका कि क्या टोका कि अगर पश्चिम की तरफ मकान में जो मुखड़ा है और सामने में एक अमरूद का पेड़ है, तो ये बड़ा अशुभ की बात होती है। ये सब सुन के मम्मी के चेहरे पे थोड़े तो डर तो आए होंगे। आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन से कि लेखक काफ़ी दिनों से क्या देखता रहा है? अमरूद का पेड़, इमली का पेड़, आम का पेड़ या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा अमरूद का पेड़, क्योंकि उनके घर के पास ही अमरूद का पेड़ है। आगे है, पेड़ों को कैसे, मतलब पेड़ जो है कैसे बड़ा हो गया? लगन से, राम के भरोसे, मेहनत से या इनमें से कोई नहीं? तो ये राम के भरोसे, यानी राम भरोसे बड़े हो गए पेड़। आगे, अमरूद का पेड़ किस पेड़ की तुलना में ज़्यादा नहीं बढ़ी? तो अमरूद का पेड़ जो है ये किस पेड़ की तुलना में ज़्यादा नहीं बढ़ी? तो हर सिंगार के तुलना में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन से, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? किसकी पत्नी ने लेखक को टोका? बाबू कन्हैया लाल, लेखक श्याम या पड़ोसिन की पत्नी या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा बाबू कन्हैया लाल की पत्नी ने उनको टोका। ठीक है, आगे क्वेश्चन से है, परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरसाई, मतलब बरती? आम के प्रति, अमली के पेड़ के प्रति या फिर अमरूद के पेड़ के प्रति या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा अमरूद के पेड़ के प्रति। क्वेश्चन से थर्ड नंबर इसमें बोला, अमरूद के पेड़ शीर्षक पाठ के आधार पर हमारे घर में मतलब किसका गुजारा नहीं हो सकेगा? मतलब अच्छा स्वभाव का या पुराने ख्यालों का या पुरानी परंपरा का या पुरानी घटना का? तो आंसर हो जाएगा पुराने ख्यालों का, जो हमारे घर में नहीं मतलब पलेगा। ठीक है, आगे अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद के पेड़ को क्यों काटा गया? तो सबसे बड़ी कारण है अंधविश्वास की वजह से बेजुबान पेड़ों को काट दिया। अब आते हैं आपका 9 चैप्टर छोड़कर, आप क्योंकि ये आपका रेडियो सिलेबस में चला गया, तो बचा कौन? 10। तो 10 चैप्टर का हम करेंगे। 10 चैप्टर में राम का भरत को संदेश, और ये तुलसीदास द्वारा लिखी गई कविता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पायल पोइस सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो यहाँ पर क्या बोला है, इसके रचनाकार कौन है, किसने रचना किया है? तो आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या बोला, यह किन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये एक कविता है, तो कविता की विधा हो जाएगी। आगे, मुखिया को सभी कार्य का पालन कैसे करना चाहिए? असमान रूप से, समान रूप से, अज्ञान से या इनमें से कोई नहीं? जो मुखिया होता है वो सभी के साथ जो है समान रूप से कार्य का पालन करना चाहिए, समान रूप हो जाएगा। आगे है, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? आँख के समान, मुंह के समान, कान के समान या दांत के समान? तो आंसर हो जाएगा इनके अनुसार मुख के समान जो है मुखिया को होना चाहिए। आगे क्वेश्चन से, राम का भरत को संदेश शीर्षक पाठ में राम ने किससे समझाने का प्रयास किया? लक्ष्मण को, भरत को, सीता को या शत्रुघ्न को? तो आंसर हो जाएगा भरत को। ठीक है, भरत को समझाने का प्रयास करा। आगे क्वेश्चन है, राम का भरत को संदेश कविता के आधार पर राजधर्म,
क्या है? राजधर्म किस प्रकार होना चाहिए? राज्य की प्रजा, परिजन एवं परिवार के सुख दुख का ध्यान रखना, या फिर राज्य की प्रजा के साथ नाइंसाफी करना, या राज्य की प्रजा के साथ अन्याय करना, या राज्य की प्रजा को दुख पहुंचाना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर राम का भरत को संदेश की कविता के आधार पर राजा का धर्म जो होता है वो राज्य की प्रजा या परिजन एवं परिवार के सुख दुख का पूरी ख्याल रखना होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन से राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भारत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी खड़ाऊं उन्हें दी, यानी खड़ाऊं पाकर भारत का मनोभाव क्या हुआ? प्रसन्न हुआ, दुख हुआ, उदासीनता हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा दुख हुआ, यानी दुख का हो गया, यानी वो तो गए नहीं। ठीक है, जब उनको बुलाने आए थे तो वो तो गए नहीं, बस उनको अपनी चरण पदुका देकर उन्हें फिर से वापस महल में भेज दिया गया, तभी वो दुख हुआ, भरत को ज़्यादा दुख लगा। यहाँ पर है राम का भरत को संदेश कविता में राम ने किससे समझाने का प्रयास किया? लक्ष्मण को, सीता को, हनुमान को, या भरत को? तो आंसर हो जाएगा किसको समझाने का? भरत को। आंसर हो जाएगा हमारा भरत। आगे क्वेश्चन से राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भारत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तुएं प्रदान करा दी? तो आंसर हो जाएगा चरण पदुकाएं उनको दे दिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन से राम का भरत को संदेश पाठ के किस महाकाव्य का अंश है? तो आंसर हो जाएगा ये रामचरितमानस का है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अब आता है 10 नंबर के बाद 11 चैप्टर आपका रेडियस में चला गया, तो आया 12 चैप्टर। 12 चैप्टर में क्या है आपका? बस की यात्रा, और ये किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई एक कहानी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बस की कहानी के बारे में। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इस कंपनी की बस संतना के लिए घंटे भर बाद में मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापस का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी जो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। जब लोगों को समझाने के बावजूद ठीक है इन्होंने नहीं माना। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? इन्होंने कहा नहीं, बस डाकिन है। देखिए यहाँ रास्ता में डाकू को नहीं मिलता है, लेकिन बस जो है खुद खटारा है, ये जाएगा नहीं जाएगा कोई मतलब नहीं इनका। ठीक है, आगे बस को देखते तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्धा थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे लोग इसीलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होना मतलब होगा, या बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो यहाँ पर एक खटारा बस के बारे में बातचीत हो रही है। आप देखते हैं इसमें क्या होगा। बस में कितने मित्र सवार हुए? तो यहाँ पर दिया कितने मित्र थे बस में? हम 5 मित्र तय किया, यानी 5 मित्र थे। टोटल कितने मित्र? 5। ओके, आगे क्वेश्चन से दिया यहाँ पर कितने लोगों को सुबह काम पर हाजिर होना है? तो आंसर हो जाएगा 2 लोगों को। हम में से 2 लोगों को सुबह जो काम पर हाजिर होना है। आगे है बस जबलपुर के ट्रेन के लिए स्थान में पहुँच देती है। किस स्थान में? तो संतना स्थान पर पहुँचा देती है। तो यहाँ से ये जो कहानी है बस की यात्रा, तो यहाँ पर बोला है किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? तो ये क्या है? हास्य व्यंग्यात्मक, यानी कि ये हंसी का एक तरह से कहानी। ये है बस की प्रति श्रद्धा का क्या कारण था? क्योंकि बस पूरी तरह से मतलब कि वयोवृद्ध में चला गया है, पूरी तरह से खराब हो चुका था, अब इसको मतलब चढ़ने लायक नहीं बचा वो। अब आगे है बस की यात्रा पाठ के आधार पर लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र ना करने की सलाह क्यों दी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बस की दुर्दशा से परिचित थे लोग, इसीलिए उनको मना कर रहे थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन से बस की यात्रा शीर्षक पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझते थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि बस पेड़ से ना टकरा जाए इसीलिए, क्योंकि बस तो एक तो खटेरा था। ठीक है, बस इसीलिए वो हर पेड़ को अपना दुश्मन मानते थे। हास्य व्यंग्यात्मक रचना की श्रेणी में कौन सा पाठ है? अपराजिता, अशोक का शास्त्र त्याग, गया बस की यात्रा, या छोड़ा जादूगर? तो आंसर हो जाएगा बस की यात्रा। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन 6 नंबर में बोला जाता है कि दुर्व्यवस्था किस पाठ की विषय वस्तु है? क्या निराशा हुआ जाए, हुंडरू का जल प्राप्त, या बस की यात्रा, या पद की पहचान? तो आंसर हो जाएगा ये कहाँ का है? बस की यात्रा का है। आपका आता है चैप्टर नंबर 13 जो हुंडरू का जल प्राप्त। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? कमता प्रसाद सिंह काम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब इन पैसेज को जरा सा पढ़ लेते हैं। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। यहाँ पर क्या बोला है? छोटा नागपुर जो है स्वर्ग का एक टुकड़ा है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा। पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती की उबड़ खबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और मतलब कि यहाँ पर दिया गंदे पानी के
अब गंदे पानी के साथ नदियाँ बल खाती बह रही है, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। झाड़ियाँ, झरमुटों, पेड़ पौधे और लात गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगल के जानवरों को शरण दिया है। बेहतरीन सड़कें जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरदुस और विभाग को कम व्यय पड़ा है। सांप की तरह भागी जा रही है और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या बोला है, छोटा नागपुर क्या है? तो यहाँ पर दिया है स्वर्ग की धरती या स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो आंसर हो जाएगा स्वर्ग का एक छोटा सा क्वेश्चन। आकाश में नीलिमा कहाँ पाई जाती है? गुजरात में, बिहार में, छोटा नागपुर में या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर में। आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, जंगली जानवरों को शरण किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा जंगलों ने। ठीक है, एंड आगे फिर हमें यहाँ पे पैसेज दिया है, इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। सन झरना से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने के आगे घाटी की दृश्य, पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जा रही है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है, ज्ञात होता है पहाड़ नदी को लाल कर रहा है। यहाँ तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानू। यहाँ पर नदी यूँ दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबर लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथों से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतने समर्थ कहाँ। सैकड़ों वर्षों से भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि जो है कठिन है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा, झरने के आगे क्या दिखाई देता है, पहाड़, घाटी या नदी? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। आगे क्वेश्चन से, झरने की शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कैसे है? मनुष्य, प्रकृति या परमात्मा ने किया है, या दानव ने, या किसी ने नहीं? तो आंसर हो जाएगा प्रकृति या परमात्मा ने किया है। आगे है, नदी को कौन ललकार रहा है? तो आंसर हो जाएगा पहाड़। अब आगे क्वेश्चन से, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पहाड़ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा हुंड्रू जलप्रपात से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात पाठ के आधार पर मैदानों की छाती किसने चीरी है? तो आंसर हो जाएगा बलखाते हुए नदियों ने, बलखाते नदियों ने। आगे है, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई जो है 243 फुट होंगे। आगे है, झारखंड की राजधानी रांची से हुंड्रू जलप्रपात की दूरी कितनी है? तो 27 मील हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस जिले से स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये रांची के जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन से, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो आंसर याद रखना, ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आगे है 14 नंबर में बोला, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, और ये किसने लिखा है? निर्मला पुतुल ने लिखा है। तो ये एक पद है, तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढक, किस कदर रोती है नदियाँ, इस घाट अपने कपड़े और मवेशियाँ धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ रही होगी किसी देवता को आधार्य। तो यहाँ से जो पंक्ति दिया है, इससे हमें क्वेश्चन करना, उपयुक्त पंक्तियों में किस समस्या की ओर संकेत किया है? तो आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण की ओर जो है संकेत किया गया है ये कविता। ठीक है, आगे क्वेश्चन से, रात के सन्नाटे में नदियाँ क्यों रोती है? तो आंसर हो जाएगा प्रदूषण के कारण उसको दूषित किया जा रहा है, इसी वजह से। आधार्य का क्या अर्थ होता है? तो आधार्य का होता है आपर्ण। ठीक है, आगे है यहाँ पर फिर से हमें दिया है पैसेज, खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को, अपने घर के पिछवाड़े थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी, कभी शिकायत ना करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। तो ये उपयुक्त गद्यांश के जो अंश है, ये किस पाठ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा बूढ़ी पृथ्वी के दुख से लिया गया है। आगे कौन खून की उल्टी करता है? तो आंसर हो जाएगा हवा। ठीक है, क्वेश्चंस, खून की उल्टी करना का मतलब क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रदूषण। खून की उल्टी करने का मतलब प्रदूषण हो जाएगा। आगे बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के रचनाकार कौन है? तो निर्मला पुतुल है, आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है? प्रकृति का दोहन हो रहा है, प्रकृति का प्रदूषण हो रहा है, यानी दोनों के दोनों का। तो आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, 1 और 2 दोनों। आगे क्वेश्चन है, पहाड़ का सीना क्यों बदला, क्यों दहलता है? तो आंसर हो जाएगा पहाड़ को तोड़ने के लिए विस्फोटक का उपयोग किया जाता है, इसीलिए पहाड़ का सीना जो है दहलता है। आगे क्वेश्चन से, बूढ़ी पृथ्वी का दुख
कविता में कवियात्री किससे प्रश्न पूछ रहा है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह प्रश्न पूछ रही है। आगे क्वेश्चन से डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है किस वजह से? स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करके, या स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करके, या इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करके, या सभी विकल्प सत्य है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी विकल्प जो है वो सही है। आप देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, अपराजिता और ये शिवानी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं जल्दी से। कभी कभी अचानक ही विधाता में ऐसे मतलब विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख श्याम अपने जीवन की रिक्तता का बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मातता आकारण के दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया है। फिर भी हम में से कोई ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने में एक ऐसी अभिशप्त काया देखी जिससे विधाता ने कठोरता दंड दिया है, किंतु उसे नतमस्तक अंदानी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर रही। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है विधाता जो है, जो हमें सारी चीज़ें देती हैं, यहाँ तक कि हमारे सारे जीवन को रक्षा करती है, हम उनको दोष ठहरा नहीं सकते। इस यानी कि कोई व्यक्ति होता है ना, आंखें होते हुए भी उनको दिखता नहीं है, तो ऐसे में तो कष्ट ही हो गया ना। लेकिन हमें तो सब चीज़ मिला है, फिर भी हमारा सुकून नहीं, मतलब हमारे अंदर सुकून नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन उनके आंखें नहीं होते हुए वो विधाता को कभी दोषी नहीं ठहराते हैं। तो उनके तुलना में हमारे जो कमी है वो क्या मतलब है, तो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, से क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है कि कभी कभी विधाता हमें किससे मिलाता है? सामान्य आदमी से, विलक्षण व्यक्तित्व से, मूर्खों से, या इनमें से कोई नहीं? तो विलक्षण मतलब व्यक्तित्व से मिलाते हैं, यानी कि जो काफ़ी जो है मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, ऐसे लोगों से। आगे विधाता को दोषी कब ठहराया जाता है? विपत्ति में, सुख में, खेल में, या इनमें से कोई नहीं? जब कोई विपत्ति में पड़ता है तभी विधाता को दोषी ठहराया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से विधाता ने अभिशप्त काया को कैसे दंड दिया? कठोरतम या मुलायम या सामान्य या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा कठोरतम। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन से यहाँ से क्या पूछा जा सकता है आपको? अपराजिता शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है? किसने रचयित किया है? तो आंसर हो जाएगा शिवानी ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन से अपराजिता पाठ में डॉक्टर चंद्र निम्नलिखित में से क्या बनना चाहती थी? शिक्षिका, डॉक्टर, वकील या ऑफिसर? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर बनना चाहती थी। आगे क्वेश्चन से अपराजिता शीर्षक पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्र को माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टर की उपाधि कब मिली थी? तो आंसर हो जाएगा इनको कब मिली थी? 1976 ईस्वी को मिली थी। आगे है अपराजिता पाठ के आधार पर वीर जननी का पुरस्कार किससे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा सरदा सुब्रमण्यम को। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर चंद्र है। तो गाइज यहाँ से हमने कर लिया। अब करेंगे यहाँ से 18 नंबर और आपका हिंदी का आखिरी क्वेश्चन, यानी आखिरी चैप्टर जो इस साल का आपका होने वाला है। तो यहाँ पर दिया है तालाब बनता है धर्म स्वभाव अनुपम मिश्रा। तो यहाँ पर ये किसने लिखा है? अनुपम मिश्रा द्वारा लिखा गया। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जो समाज को जीवन दे उसे निर्जीव कैसे माना जा सकता है? तालाबों में जल स्रोतों में जीवन माना गया और समाज ने उनके चारों ओर अपने जीवन को रचा। जिसके साथ जितनी निकट का संबंध, जितना स्नेह, मन उसके उतने ही नाम रख लेता है। देश के अलग अलग राज्यों में, भाषाओं में, बोलियों में तालाब के कई नाम हैं। बोलियों के कोश में, उनके व्याकरण के ग्रंथों में, पर्यायवाची शब्दों की सूची में तालाब के नामों का एक भरा पूरा परिवार देखने को मिलता है। बात तो सही है। व्याकरण के एक प्रचलित ग्रंथ में तालाबों को उनके स्वभाव के कारण धर्म स्वभाव कहा गया है। उनको क्या कहा गया? धर्म से जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है, किसमें जीवन माना गया है? तालाबों में, जंगलों में, पठारों में या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा तालाबों में। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन से यहाँ पर क्या दिया है? प्राचीन ग्रंथ में तालाबों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये धर्म स्वभाव के नाम से जाना जाता है प्राचीन में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है प्रस्तुत अवतरण किस पाठ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा तालाब बंध था, यानी बंध था धर्म स्वभाव, यहाँ से लिया गया है। अब क्वेश्चन से यहाँ पर तालाब बंध था धर्म स्वभाव किस विधा से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ये क्या है? एक निबंध है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया तालाब बनता धर्म स्वभाव पाठ के आधार पर तीर्थ नहीं जाने वाले तीर्थ पुण्य कैसे ले सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा तालाब बनवाकर।
अब आगे क्वेश्चन से तालाब बनता धर्म स्वभाव शीर्षक पाठ के अनुसार छत्रसाल के बेटे यानी कि जगत राज ने बुंदेलखंड में तालाबों की मरम्मत करवाई थी। वे तालाब किसके द्वारा बनाए गए थे? तो आंसर हो जाएगा चंदेल शासकों द्वारा बनाई गई थी। आगे क्वेश्चन से तालाब बनता धर्म स्वभाव शीर्षक निबंध में जुड़े भारत का प्रतीक किस तालाब को कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा बिंदु सागर को। ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर 5 नंबर इसमें बोला मधुबनी में आज भी तालाब को किस नज़र से देखता है? तो आंसर हो जाएगा कृतज्ञता के नज़र से देखा जाता है। एंड आगे क्वेश्चन से तालाबों को धर्म स्वभाव क्यों कहा गया? तो आंसर हो जाएगा लोक कल्याण करने वाले एवं उनके स्वभाव के कारण जो है तालाबों को धर्म स्वभाव कहा गया है। गाइस हमने यहाँ पे पार्ट 2 का हमने बना लिया और पार्ट 1 का ऑलरेडी हमने बना चुका है। ये भी हिंदी से सारे क्वेश्चंस ही होंगे, आधा उसमें है आधा इसमें है, तो दोनों पार्ट को देखेंगे तो आपका नंबर जो है जरा भी नहीं छूटने वाला है। आप आराम से यहाँ पर 13+ क्वेश्चंस को किताबों से उठा कर ले सकते हो और आपका व्याकरण से आपको दिया हुआ रहेगा, वहाँ से भी आप आराम से कर सकते हो। और पत्र लेखन का भी आपको दिया गया है, अगर आपने नहीं करा है तो उन्हें देखेंगे क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लेंगे।